हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं एसएसटी का सीरीज जो है वो स्टार्ट की हूँ। ये आपका आज है आपका चैप्टर 4। ठीक है, और अगर इसको आपको पढ़ना है तो इसके पहले आप 1 2 3 चैप्टर आप कंप्लीट कीजिएगा, तो ही आपको फोर्थ चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं कुछ इसका समरी समझा रही हूँ कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि मतलब जो वेद है, पर सबसे पहली चीज कि वो कितने टाइप्स के वेद होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि आपका सबसे पुराना वेद कौन कौन सा है, और इसकी रचना कब हुई थी। तो आपका सबसे पुराना वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है, और वो 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी। और इसके बाद ये है कि सूक्त का क्या मतलब होता है। हाँ, और मतलब पहले जो देवी देवताएं थे उनमें मतलब किसकी स्तुति लोग करते थे। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति कैसे हुई, तो यही सब आपका इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर का, इस अध्याय का नाम है कि क्या क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्र। ठीक है, कि बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, और आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी कीजिएगा मत। ठीक है, तो हम और अगर आपके पास बहुत टाइम है, अगर आप इसे कहानी के भी एक रूप में आप पढ़ लेंगे तो आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। इसलिए कि अगर आप इसे कहानी के रूप में पढ़ लेंगे तो कॉमन सी बात है कि सीबीएसई वाले जो भी क्वेश्चन बनाएंगे इससे बाहर तो नहीं बनाएंगे, तो वो आपका इसी में से क्वेश्चन है, हाँ, बनाएंगे। और अगर आप चैप्टर जो है कहानी के रूप में आप ही पढ़ लेंगे तो आपका 60 में से 55 प्लस आने से कोई रोक नहीं सकता। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि आपके प्राचीनतम ग्रंथ में से एक कौन सा है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार चार प्रकार के होते हैं। आपका पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद, ये सबसे पहला है, तो इसलिए सबसे पुराना भी यही होगा। और इसकी रचना जो है आपका 3500 साल पहले हुआ था। ये सब क्वेश्चन जो है मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये सब क्वेश्चन आपका हर बार क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछता है। हाँ, ऋग्वेद जो है वो 1000 साल से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, उनमें सूक्त कहा गया है। सूक्त का क्या अर्थ होता है? सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। इसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति होती है। हाँ, इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन है? अग्नि, इंद्र और सोम। 3 देवता, अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के, और सोम जो है एक पौधा है। इससे एक खास पेय बनाया जाता है। ये आपका पूरा लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब उसके बाद क्या है कि वैदिक प्रार्थनाओं में हाँ, ऋषि लोग, विद्यार्थी लोग क्या क्या काम करते थे, मतलब कैसे कैसे उसे वो करते थे। ठीक है, तो ये विभिन्न देवी देवताओं के स्तुति के लिए रचे गए थे। जो ये आपका वेद है। अब आपका हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, आचार्य विद्यार्थी को अन्य अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांट कर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। ठीक है, अधिकांश सूक्तों के रचयिता जो हैं वो सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे। हाँ, कुछ प्रार्थनाओं की ये रचना महिलाएं भी करती थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक पाक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा कैसी होती है? ऋग्वेद की जो भाषा होती है वो पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न होती है। जो हम लोग स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते थे या जो आप लोगों ने पढ़ा है उससे इसकी भाषा थोड़ी सी भिन्न होती है। ये है आपकी है संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा 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 परिवार का ही हिस्सा है। ये भारत यूरोपीय भाषा भाषा परिवार का हिस्सा है। भाषा की कई अन्य भाषाएं हैं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा और फारसी तथा यूरोप। ठीक है, यही सब भाषा इसमें बोली जाती है। लेकिन जो आपका उदाहरण के तौर पे आपका मात्र संस्कृत और माँ हिंदी हिंदी शब्द होता है, और आपका मदर जो है वो आपका अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, तो ये आपका एक टाइप का एग्जाम्पल है, दिया गया है। तो ये इसमें से क्वेश्चन आपका आ, आता है, बनता है। हाँ, अब आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि देखिए, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्याय
का अध्ययन कैसे करते थे, ठीक है। इतिहासकार पुरातत्वविदों ने की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। जो पुरातत्वविदाताओं मतलब ने जो आपके जो पूरा स्थल खोजते हैं, पूरा खुदाई वगैरह करते हैं, जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो इतिहासकार भी जो होते हैं वो अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। हाँ, भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। ये भौतिक चीज़ें तो खोजते ही हैं, पर ये लिखित सब चीज़ें उसका अध्ययन करते हैं, और जो भी चीज़ पुरानी इनको मालूम पड़ती है, वो उसका अध्ययन करके उसको लिखते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, ये चीज़ है। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ व्यास और सतलज जो है उसके बीच में एक संवाद ही सूक्त का अंश है। कौन-कौन सी हैं? ये आपका व्यास और सतलज। अब आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये हाँ, ऋग्वेद का के पांडुलिपि का एक पन्ना है। ये हाँ, भुर्जबस्त्र की खाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में ही पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग इसमें से क्वेश्चन आपका आता है कि ये ऋग्वेद की जो पांडुलिपि का जो पन्ना है वो किस पत्र पे किस वृक्ष से हुआ है बना है, तो वो भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा हुआ पांडुलिपि का एक पन्ना है। अब आपका ये आप इसको कहानी के रूप में इसको पढ़िएगा, ठीक है। विश्वामित्र और उनकी नदियां, इसमें से एक आध क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए मिलता है। हाँ, अब आइए हम लोग ये पढ़ लेते हैं। हाँ, मवेशी और घोड़े रथ। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए सबसे पहला टॉपिक है ऋग्वेद में मवेशी बच्चे और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रथाएं हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, ऋग्वेदों में मवेशियों बच्चों और घोड़ों के लिए अनेक प्रथाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई कैसे होती थी? रथ खींचने का काम घोड़े करते हैं। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते हैं। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, लेकिन जहाँ अच्छे चारागाह हो तो वहाँ पे जल्दी ही लोग तैयार फसलों को उपजाया जा सकता है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है, ये हो गया। और आपका ये है कि युद्ध में जीते गए धन जो है उनका कुछ भाग सरदार और कुछ हिस्सा जो है वो पुरोहितों के लिए रखा जाता था। यहाँ पे आपका देखिए लिखा है ना, युद्ध में जीते गए कुछ भाग सरदार और उनके पुरोहित के लिए रखा जाता था। घी अनाज और कभी-कभी जानवर की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के लिए हाँ, सलाह मशवरा करते थे। लेकिन ये लोग ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर हो और कुशल योद्धा हो। तो ये इसमें इतना ही आपका इम्पोर्टेंट है। अब आइए हम लोग यहाँ पे चलते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला है हाँ, लोगों का वर्गीकरण काम भाषा परिवार और समुदाय निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में हमें लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। हाँ, यहाँ पे ये है देखिए, पुरोहित जिन्हें कभी-कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह-तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ये हैं लोग राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो राजधानी और न बड़ी राजधानी और न ही ये महलों में रहते थे। इनके पास न तो सेना थी, हाँ, न ही ये कुछ कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु होने के बाद उनका बेटा ही अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो ये इतना आपका इम्पोर्टेंट है। अब आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन की वैश्य शब्द कहाँ से निकला है, ठीक है। तो जनता या पूरे पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जो कि हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा भाषा है विश्व, ठीक है। तो इसी विश्व से आपका वैश्य शब्द निकलता है। अब ये आपका क्वेश्चन है, पूछता है कि विश्व और जन शब्द किस वेद से है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद से, ठीक है।
अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम में भी बहुत टाइम है, आप आराम से इसको डिटेल पढ़ सकते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ से अपने अपने विरोधियों को दास और दस्यु कहते थे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका बनता है कि दास किसे कहते थे? तो दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें बोलते थे दास या दस्यु। तो दास तो आप लोग समझ लेंगे, लेकिन अगर दस्यु करके आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन मिस्टेक होगा, ठीक है? और उनके जो मालिक थे उन्हें हाँ, मालिक की जायदाद माना जाता था, जो इन्हें बंदी बनाते थे और उन्हें मालिक का जायदाद मानते थे। अब यहाँ पर है कि किस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हुई थी? तो किसमें हुई थी? किस उत्तर पश्चिम में हाँ, उपमहाद्वीप में किस युग की रचना हुई थी? तो आपका होगा ऋग्वेद में, ठीक है? महापाषाण के बारे में पढ़ते हैं कि महापाषाण क्या होता है। तो ये जो है शिलाखंड महापाषाण, ये खामोशी खाम खामोशी प्रहरी है, ठीक है? इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए महा शब्द जो है उसका मतलब होता है बड़ा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है? नाम से जाना जाता है। और ये लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। ये जो प्रथा है, यह प्रथा ढक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी हाँ, भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये आपका कौन-सा महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा। तो ये ठीक है, ये है आपका महापाषाण कब्र। तो देखिए जब बहुत साल पहले खुदाई हुआ था तो बहुत सारे पत्थर हाँ, मतलब कि वो इस टाइप के मिले, बहुत सारे 1-2 पत्थर आपके खड़े भी पाए गए, ठीक है? तो इससे ये पता चला कि मतलब किस तरह से कब्र को दफनाते थे, ठीक है? तो ये आइए हम लोग पढ़ लेते हैं कि देखिए पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे। जब पुरातत्वविद जब उसके बारे में उस खोजबीन किए तो उन्हें ये पता चला कि ऐसा एक गोलाकार पत्थर मिला था उनको, एक ऐसा कब्र मिला था। यहाँ पे बॉडी को लेटा देते थे, ठीक है? कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी उनको मिला है। यही एकमात्र प्रमाण है कि जमीन के नीचे कब्र को हाँ, मतलब दफनाते थे। यही एक प्रमाण मिला है कि कब्र उसके नीचे मिले हैं। तो ये है आपका और मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। क्यों? क्योंकि उनमें काले लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक और रेड बेबियर के नाम से जानते थे। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल सामान और पत्थर और सोने के गहने। तो ये मिले हैं आपको पुरातत्वविदों में। ये खुदाई करने पे आपको ये सब मिला है। और ये है आपको मिला है क्या? हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था। तो महापाषाण कब्र से मिले लोहे के सामान। तो इसका मतलब ये है कि लोहे का यूज होता था। महापाषाण कब्र में से लोहे मिले थे, कई सोने चांदी के सामान मिले, कुल्हाड़ी मिली, कटार मिले, तो उनका उपयोग होता था। हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था, जी हाँ, होता था। अब आपका आता है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाना, ठीक है? असमानताओं के बारे में पता लगाना। तो आइए हम लोग इसको हाइलाइट करते हैं, ठीक है? पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजों में मरे हुए व्यक्ति की रही होगी। कभी-कभी एक कब्र की तुलना दूसरे कब्र में कुछ ज्यादा चीजें भी मिली हैं उन्हें। यहाँ एक एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे, ठीक है? क्या? 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे और कुछ कंगालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए थे, ठीक है? तो जब पुरातत्वविद ने जब ये चीज का पता लगाया तो कई कब्र में अलग-अलग बर्तन, कई कब्र में सिर्फ आपके मनके और शंख पाए गए थे। तो इससे यह पता चलता है कि ये सामान मरे हुए व्यक्तियों की ही रही होगी। अब ये है क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए भी थी, ठीक है? ये हम लोग पढ़ते हैं। कभी-कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। हाँ, वह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग-अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाना दोबारा
आ सकते थे, ठीक है? तो इसमें उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? अब ये देखिए, यहाँ पे आते हैं इनाम गाँव के बारे में। इनाम गाँव एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र होती है। इनाम गाँव की खोज कैसे हुई? यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस स्थान पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, ठीक है? इतने साल पहले 3600 से 2700 साल पहले लोग वहाँ पे रहते थे। वहाँ प्राय एक सीधा लिटा कर कब्र को दफनाया जाता था। सिर उत्तर की ओर होता था। और देखिए, इनाम गाँव का जो खोज है कैसे हुआ? यह भीमा की एक सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। यह जगह जो है वो 3600 से 2700 साल पुराना है। वहाँ के लोग इतने पहले से वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे हाँ, वयस्क जो है लोगों को प्रायः गड्ढों में सीधा लिटाकर दफना देते थे। लेकिन उनका जो सर है वो उत्तर की ओर कर देते थे। और जिस बर्तन में उन लोग खाना-पीना खाते थे, उस बर्तन को भी वो उनके साथ ही दफना दिया करते थे। तो ये चीज़ है इसमें। यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे उनके घर के अंदर दफना देते थे। बताते हैं कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में कोई फ़र्क नहीं होता है। किसी पुरुष या स्त्री का जो कंकाल है वो बच्चों के कंपैरिज़न में हमेशा बड़ा ही मिलेगा। तो इससे होती थी कंकालों की पहचान कि ये किसका है और ये किसका नहीं है। लेकिन लड़की और लड़के के कंकाल में फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल था। अब देखिए, कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका था उनके हथियारों की जांच। हाँ, चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा होता था। ये हो गया। यह समझ कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ये यहाँ पे आइए, देखिए इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, उन लोग किस प्रकार का काम करते थे। तो पुरातत्विदों ने ये पता लगाया कि वहां पे देखिए गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी हाँ मिली हैं और इन्हें लोग शायद काट कर खाते होंगे। गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, हाँ, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, ये जो सारे पशु पक्षी हैं, इनके भी हड्डियों के साक्ष्य वहां पर मिले हैं। और ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि वो बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां जो पेड़ थे उनकी भी खेती उन लोग करते थे। तो ये इनाम गांव के लोगों के काम धंधे रहे होंगे, यही साक्ष्य मिले हैं इनाम गांव से, ठीक है? अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये यहाँ पे देखिए, एटलस में चीन को देखो 3500 साल पहले यह यहाँ का लेखन कला सबसे पुराना उदाहरण हम लोग पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया है। इन्हें इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मानते हैं कि भविष्य बताती है कि राजा लोग लिपिकारों में इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। तो इससे ये पता चलता है ये कि मतलब पुराने ज़माने में लिपिकारों लोग किस हड्डियों पर या कैसे सवाल उठाते थे। तो इनमें से इतना ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है? ये राजा शहरों के महल बनाकर हाँ, रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े-बड़े नक्काशी किए हुए काँसों के बर्तन शामिल थे और वे लोहे का इस्तेमाल नहीं करना जानते थे। तो ये आपका हो गया आज का चैप्टर। तो ये आपके के कुछ उपयोगी टर्म्स है, ठीक है? वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा, ठीक है? तो ये आपके कुछ मुख्य तिथियां हैं, आप इन्हें नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।